हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एकांकी संचय की संस्कार और भावना इस एकांकी पर जाएंगे जो विष्णु प्रभाकर, ये जो एकांकीकार है, उन्होंने लिखी है। संस्कार और भावना ये एक पारिवारिक बच्चों एकांकी है। ये एकांकी मध्यम वर्गीय परिवार के संस्कार और भावनाओं को आधार बनाकर लिखी गई है। इस कहानी के हम पात्रों पर अगर जाते हैं तो इस कहानी के मुख्य पात्र माँ। मैं पहले पात्र परिचय देती हूँ, फिर ये कहानी क्या है उस पर हम जाएंगे। माँ, इस कहानी में जो माँ चित्रित की गई है वो संक्रांति काल की हिंदू नारी है। बहुत पुराने विचारों की है, जो अपने प्राचीन रीति रिवाजों में बंधी हुई वो नारी है। मतलब संस्कारों का भूत हमेशा उन्हें सताता रहता है। अर्थात बच्चों, इसका मतलब है कि जिन संस्कारों में वो पली बड़ी है, उन संस्कारों को तोड़ने की हिम्मत उसमें नहीं है। इसीलिए हमारा आगे का पॉइंट है बच्चों कि संस्कारों की बेड़ियां तोड़ने की हिम्मत उसमें नहीं है। हाँ, किंतु भारतीय संस्कृति के आदर्श नारी का वो प्रतीक है। ममता की मूर्ति है, कर्तव्यनिष्ठ माँ है। ये सारे पॉइंट जो है ना बच्चों, जब मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगी, उस स्टोरी में ये सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे आपको, क्योंकि ये माँ का चरित्र चित्रण है जो इस एकांकी की मुख्य स्त्री पात्र है। माँ के दो बेटे हैं बच्चों। एक अविनाश, जो बड़ा बेटा है। अभी बड़े बेटे के बारे में पहले जानकारी देती हूँ। बड़ा बेटा कैसा है बच्चों के? आधुनिक विचारों और प्रगतिशील जीवन शैली में विश्वास रखने वाला युवक है। मतलब उसके विचार आधुनिक है, प्रगतिशील विचार, प्रोग्रेसिव उसके उसका माइंड है। दूसरा, वो स्वाभिमानी है, सेल्फ रिस्पेक्ट है उसमें। दूसरा, फौलाद के समान है। मतलब फौलाद कैसा होता है बच्चों? उसको आप झुकाने की कोशिश करते हो, वो टूट जाएगा किंतु झुकेगा नहीं। उसी प्रकार वो फौलाद के समान है, जो टूट सकता है किंतु किसी के आगे झुकना वो पसंद नहीं करता। ये अविनाश है। अभी अविनाश ने क्या किया था बच्चों की, यहाँ पे हम उसकी पत्नी के बारे में जानेंगे तब आपको पता चलेगा कि अविनाश प्रगतिशील विचारधारा का व्यक्ति होने के कारण उसने एक बंगाली लड़की से, मतलब जो विजातीय बंगाली बहू के नाम से इस एकांकी में जानी गई है, उससे उसने विवाह किया था। माँ, जो अपने रीति रिवाजों को तोड़ने की हिम्मत उसमें जो नहीं है, उसने क्या किया बच्चों कि अविनाश और उसकी पत्नी का स्वीकार नहीं किया। ठीक है। अभी दूसरे बेटे पर जाएंगे बच्चों। छोटा बेटा अतुल। अभी यह व्यक्ति भी एक प्रगतिशील युवक है, जो आधुनिकता में विश्वास तो रखता है किंतु अपने पुराने संस्कारों का भी सम्मान करता है। माँ का आज्ञाकारी बेटा है किंतु गलत बातों का वो विरोध भी करता है। ये पॉइंट मैं स्टोरी सुनाऊंगी आपको, तो ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा बच्चों। क्योंकि एक जगह पर वो माँ के साथ रहता है, जैसे मैंने कहा कि अविनाश घर से बाहर रहता है क्योंकि उसकी पत्नी का माँ ने स्वीकार नहीं किया। लेकिन वही दूसरी ओर अतुल और उसकी पत्नी माँ के साथ ही रहते हैं। माँ की हर आज्ञा अतुल पालने वाला बेटा है। हाँ, लेकिन माँ की गलत बातों का वो विरोध भी करता है। एक सुलझा हुआ व्यक्ति है जो परिस्थितियों को समझता है। क्या परिस्थितियाँ हैं, वर्तमान परिस्थितियाँ, आसपास की इर्द-गिर्द परिस्थितियों को वो समझने वाला व्यक्ति है। अभी इनकी पत्नियों का परिचय देखते हैं। अविनाश की पत्नी बंगाली बहू या फिर विजातीय बंगाली बहू के नाम से जानी गई है बच्चों। क्या है? बंगाली बहू या विजातीय बंगाली बहू के नाम से जानी गई। अत्यंत सुंदर, भोली तथा सुशील वो नारी है, युवती है। ठीक है। बड़ों के प्रति आदर भाव भी रखती है। क्योंकि बच्चों, ऐसा नहीं है कि उसने अविनाश से विवाह किया इसलिए माँ ने उसका स्वीकार न करने की वजह से वो माँ से नफरत करती है या अविनाश के घर वालों से नफरत करती है, तो बिल्कुल भी नहीं बच्चों। वो बड़ों के प्रति आदर भाव उसके मन में सदैव बना रहता है। एकांकी में हम देखते हैं कि एक जगह पर उमा जब उससे मिलने जाती है तो उसका बहुत प्यार से वो स्वागत करती है। ठीक है ना? इस प्रकार हम अविनाश की पत्नी को देखते हैं। दूसरा है बच्चों अतुल, जिसकी पत्नी है उमा, हमारी दूसरी मुख्य नारी पात्र। जो पुराने संस्कार और रीति रिवाजों का सम्मान करती है। वह एक संस्कारी, भावुक, शिक्षित, मतलब पढ़ी लिखी तथा कर्तव्यनिष्ठ महिला है।
अपने कर्तव्य को भली भांति वो पूरा करती है। अपनी सास को वो माँ की तरह प्रेम करती है बच्चों। इसीलिए हम देखते हैं कि अपनी सास का मतलब जो माँ के नाम से वो पुकारती है इन्हें। उनका उसे दुख देखा नहीं गया और एक जगह पर हम एकांकी में देखते हैं कि वो अविनाश की पत्नी से लड़ने तक चली जाती है। इस प्रकार वो अपना कर्तव्य भी निभाने वाली महिला हमें इस एकांकी में चित्रित की हुई दिखाई देती है। अपनी जेठानी के प्रति उदारता दिखाती है। कब उदारता दिखाती है बच्चों? कि जब माँ उसे स्वीकार करने का निर्णय लेती है तब, और उसके गुणों की भी भर भर की प्रशंसा करती है। किस प्रकार, वो मैं आपको कहानी में बताती हूँ। पहले मैं आप लोगों को ना बच्चों थोड़ा सा कहानी की समरी बताती हूँ। तो कहानी पढ़ने में, रीडिंग में हमें थोड़ा मजा आएगा, अन्यथा फिर वो बोरिंग लगेगा। चल, कहानी क्या है बच्चों? पहली बात तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, संस्कार और भावना ये एकांकी भले ही पारिवारिक एकांकी है, लेकिन बच्चों इसमें ना एकांकीकार विष्णु प्रभाकर जी ने हमें बहुत अनमोल एक उद्देश्य देने का प्रयास किया है। देखो, संस्कार निस्संदेह बच्चों, संस्कार हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। लेकिन बच्चों उससे भी ज़्यादा आपसी प्रेम, आपसी संबंध, रिश्ते नाते, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि अपने जीवन में आदर्श और सिद्धांतों को लेकर चलना अच्छी बात होती है बच्चों, परंतु उन सिद्धांतों और आदर्शों का बोझ की तरह उसे ढोना ठीक नहीं होता। अर्थात सिंपल भाषा में बोला जाए तो हमें क्या करना है बच्चों? संस्कारों का पालन करना अच्छी बात है, लेकिन जब बच्चों वो संस्कार हमें बोझ की तरह लगने लगे, या फिर उन संस्कारों की वजह से अपने लोगों के मन को हम पीड़ा पहुंचाएंगे, दुख पहुंचाएंगे, तो फिर ऐसे संस्कारों का कोई मतलब नहीं बनता। ऐसे संस्कार त्यागना ही उचित होता है। ये सुंदर सी सिंपल सी सीख यहाँ पे विष्णु प्रभाकर जी देने का प्रयास करते हैं, जो सफल भी होते हुए हमें नजर आते हैं। तो कहानी क्या है बच्चों? कि माँ जो संक्रांति काल की नारी है, जो हमने देखा कि संस्कारों की बेड़ियां तोड़ने की हिम्मत उसमें नहीं है, लेकिन बच्चों अपने बच्चों से, अविनाश और अतुल से वो बहुत प्रेम करती है। लेकिन एक जगह जगह पर क्या होता है बच्चों, अविनाश विजातीय बंगाली बहू से विवाह करके आता है, जिसका स्वीकार करना माँ के लिए संभव ही नहीं है। क्योंकि बच्चों जिन संस्कारों में वो पल बढ़कर बड़ी हुई है, उसे तोड़ वो तुरंत नहीं तोड़ सकती, इसीलिए वो अविनाश और उसकी पत्नी का स्वीकार नहीं करती। इस कारण बच्चों अविनाश और उसकी पत्नी माँ से अलग रहते हैं। जब से अलग रहने लगे हैं, इनके सुख दुख से मतलब माँ पूरी तरह से अनजान है। अभी माँ को जब पड़ोस वाली मिश्रानी से, मिश्रानी मतलब होता है बच्चों खाना बनाने वाली महिला या फिर उनको मदद करने वाली महिला, तो उनसे पता चलता है कि अविनाश को हैजा हुआ था। तो माँ बहुत दुखी हो जाती है, जाहिर सी बात है बच्चों, माँ का हृदय है। माँ बहुत दुखी हो जाती है। उस वक्त वो अपनी छोटी बहू उमा से वार्तालाप करती हुई नजर आती है। अपना दुख उमा के समक्ष वो जाहिर करती है कि बेटे को इतनी बड़ी बीमारी हो गई और मुझे पता तक नहीं चला। मतलब एक वक्त ऐसा था बच्चों कि अविनाश जब छोटा था तो उसे थोड़ी सी सर्दी भी हो जाती, सर्दी खांसी भी हो जाती थी, तो माँ रात रात भर सो नहीं पाती थी। माँ के पति उसे बहुत समझाते, लेकिन माँ न खाती थी न पीती थी, बस अविनाश के सिरहाने बैठी रहती थी। लेकिन देखो ना, अब वक्त ऐसा आया है कि अविनाश को हैजा जैसी बीमारी हुई, लेकिन माँ को पता तक नहीं। अर्थात माँ को इस बात की जानकारी किसी तीसरे से मिल जाती है। इस कारण वो शर्म से गड़ जाती है, वो बहुत दुखी हो जाती है। उमा उसे समझाते समझाते, माँ को समझाते समझाते उसके मुंह से तुरंत निकल पड़ता है कि इसमें दोष भाभी का है। मतलब वो किसको दोष देती है बच्चों? अविनाश की पत्नी को। वो है भी तो इतनी सुंदर, मतलब उसके मुंह से ये तुरंत निकल जाता है। तो माँ को अचरज होता है बच्चों, अचरज मतलब माँ को आश्चर्य होता है, क्योंकि माँ इतना ही अब तक जानती है कि अविनाश की पत्नी को किसी ने देखा नहीं है, इन दोनों से किसी ने संबंध नहीं रखे हैं। ठीक है ना? लेकिन उमा के मुंह से जब माँ ये बात सुनती है कि वह है भी तो इतनी सुंदर, तो माँ एकदम से आश्चर्य करती है।
कि उमा, तुमने उसे देखा है? तब उमा बच्चों भर भर के उसकी प्रशंसा करती है कि वो कितनी सुंदर है, कैसी दिखती है, क्या है। और तब उमा ये क्लियर करती है कि मैं उनसे मिलने नहीं गई थी, तो मैं उनसे झगड़ा करने गई। तो क्यों गई थी? क्योंकि एक दिन वो अपनी सास को दुखी देखती है, अविनाश के लिए रोते हुए देखती है। तो उससे रहा नहीं जाता और अपनी जेठानी बंगाली बहू से वो झगड़ा करने चली जाती है। ठीक है, लेकिन झगड़ा करने भले ही चली जाती है बच्चों, लेकिन उमा बंगाली बहू की सुंदरता एवं उसकी प्रभावशाली बातों से बहुत ही आकर्षित हो जाती है। सुनाती है उमा, बहुत सी बातें बंगाली बहू को सुनाती है कि माँ और बेटे को अलग करना सबसे बड़ा पाप होता है, ऐसी बहुत सारी बातें। लेकिन बंगाली बहू जो है, अविनाश की पत्नी, इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं मानती। उसके विपरीत वो उमा को, जब उसे पता चलता है कि ये अतुल की पत्नी उमा है, तो अपने गले में आंचल डालकर उसका स्वागत करती है, उसका उसको गले से लगाती है, क्योंकि विजाती बहू को इतनी खुशी हो जाती है कि मेरे ससुराल से कोई मुझसे मिलने आया है। ठीक है ना? लेकिन बंगाली बहू से बातचीत करने के दौरान उमा को ये पता चलता है कि अतुल भी अविनाश को मिलने आता है। भले ही दफ्तर के काम से ही सही, लेकिन वो अविनाश को मिलने आता है। ये बात बातों बातों में वो क्या करती है, उमा को बताती है। और माँ को जब ये पता चलता है ना बच्चों कि उमा उनसे मिलने गई थी, अतुल भी वहां जाता है, तब माँ को अपने पति की बातें याद आती है। पति की बातें इन द सेंस बच्चों, पति के बारे में वो सोचने लगती है कि ये दोनों बेटे जो है उसके पति पर ही गए हैं, और अपने पति को वो निर्मम कहती है। निर्मम का मतलब होता है बच्चों कठोर दिल वाले, जिनका हृदय क्या होता है, कठोर होती है। तो अपने पति और अपने बच्चों को वो क्या कहती है, निर्मम कहती है, कि वो है भी तो उन्हीं के बेटे, उन्हीं की तरह निर्मम है। तब बच्चों अतुल के बचपन की वो घटना सुनाती है कि अतुल जब छोटा था और डॉक्टर ने कहा था कि इसके बचने की कोई संभावना नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो उनके पति ना रोए ना कुछ नहीं, तो उसे जमीन पर लेटाने के लिए सामान सब इकट्ठा साइड में करने लगे, अलग करने लगे, कि उसे जमीन पर लिटाने के लिए। तो सारे लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली कि अरे, ये कैसा बाप है कि अपने बेटे के लिए भी इसका हृदय नहीं पसीजता। तो इस प्रकार माँ उमा को अपने उन दोनों बेटे किस प्रकार अपने पिता पर गए हैं वो समझाती है। लेकिन उसके बाद क्या होता है बच्चों, कि वो मिसरारी से ये एक बात तो पता चलती है कि जो बंगाली बहू है उसने बहुत अविनाश के हैजा या फिर अविनाश के बीमारी के वक्त उसने बहुत उसकी सेवा की। सब काम वो अकेले करती थी। मिसरानी भी भर भर के बच्चों बंगाली बहू की प्रशंसा करती है। ठीक है ना? उसके पश्चात उमा को माँ को क्या पता चलता है बच्चों, मिश्रानी से ही क्या पता चलता है कि अविनाश तो अच्छा हो गया, लेकिन उसकी पत्नी क्या हो गई बच्चों, बीमार हो गई है, जो मरणासन्न अवस्था में है। मरणासन्न मतलब मृत्यु के निकट है, उसके बचने की कोई संभावना नहीं है। और अविनाश में भी इतने प्राण नहीं है कि वो उसे बचा सके। अभी प्राण नहीं है, इसका मतलब है बच्चों कि वो शारीरिक और आर्थिक दृष्टिकोण से वो सशक्त या प्रबल नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि अभी भी वो भी बीमारी से उठा है, जिस कारण वो आर्थिक और शारीरिक दृष्टि से क्या है बच्चों, कमजोर है। ठीक है ना? और वो इतना स्वाभिमानी युवक है कि वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा। ये बात स्वयं अतुल अपनी पत्नी को कहता है कि तुम भैया को नहीं जानती, वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे, मेरे डॉक्टर को भी अपने पास आने नहीं देंगे। लेकिन एक बात अतुल, उमा और माँ ये भी जानती है कि अगर इस बंगाली बहू को कुछ हो गया तो अविनाश नहीं बचेगा, क्योंकि अविनाश इतना अपनी पत्नी से प्रेम करता है। फिर उस वक़्त बच्चों माँ क्या करती है, अपने संस्कारों का त्याग कर कर, भावनाओं के बारे में सोच कर अपने बेटे और बहू का स्वीकार करती है। मतलब एक चीज़ बच्चों आप एकांकी में स्टार्टिंग में ही पढ़ेंगे कि उमा एक पुस्तक में एक सेंटेंस पढ़ रही थी कि जिन बातों का हम प्राण देकर विरोध करते हैं, प्राण देकर विरोध करना मतलब
एकदम जोरों शोरों से, नहीं मैं ये स्वीकार नहीं कर सकता। बट एक वक्त ऐसा आता है ना कि उसी बातों का हम स्वीकार कर लेते हैं। ठीक यही बात माँ प्राण देकर विरोध कर रही थी कि वो अविनाश और बंगाली बहू का कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन हुआ क्या बच्चों? एक वक्त ऐसा आया कि माँ ने ही बंगाली बहू का स्वीकार करने के लिए वो उसके घर चली गई। अर्थात ये एकांकी हमें क्या सीख क्या देती है बच्चों? कि हमें अपने रिश्ते बचाने हैं। आपसी संबंधों को प्रेम और स्नेह से बढ़कर कुछ नहीं होता बच्चों। संस्कार, निसंदेह संस्कार तो का पालन अवश्य करना चाहिए बच्चों, लेकिन तब तक ही जब तक वो संस्कार हम पर बोझ न बन जाए, या फिर हमारी जो आपसी संबंध है उसे बिगाड़ने का काम न करे। आशा है कि आपको समरी समझ में आई होगी। अब हम जाएंगे बच्चों रीडिंग पर। ठीक है, पहले अभी हमने संस्कार और भावना का हमने पात्र परिचय देखा। ठीक है, माँ अतुल, उमा, राम सिंह उनके घर का नौकर है बच्चों, मिश्रानी, माँ का बड़ा पुत्र, मतलब ये सारे जिनके पात्र परिचय में दे चुकी हूँ। अभी ये जो है ना बच्चों, ये क्या है? ये प्ले है, एकांकी है। अभी आप लोगों ने भी प्ले देखा होगा, स्टेज पर किस प्रकार प्रसंग के अनुसार, प्रसंगानुसार वो स्टेज सजाया जाता है। ठीक है ना? ताकि अभी ये आपको देने का भी तात्पर्य इतना ही है बच्चों कि आपको ये सारा जब एकांकी हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये संवाद है, कैरेक्टर्स आएंगे हमारे सामने, तो जब पढ़ेंगे तो अगर वो माहौल आपको पता है कि दरवाज़ा कहाँ है, बरामदा कहाँ है, फिर बैठक मतलब हॉल कहाँ है, और कहाँ कौन बैठा है, किस प्रकार वो सब रचना है स्टेज की, तो आप उसको इमेजिन कर पाएंगे। इस कारण ये लिखा गया है। चलो पढ़ते हैं बच्चों। स्टेज पर एक मध्यम वर्गीय परिवार के घर के आंगन का दृश्य। पूर्व की ओर दो कमरे हैं, मतलब ईस्ट की ओर दो कमरे हैं जिनके द्वार बंद है, दरवाजे बंद है। पश्चिम मतलब वेस्ट का द्वार बाहर जाता है, वह भी बंद है। उत्तर में मतलब नॉर्थ, उत्तर में रसोई रसोई के आगे बरामदा है। दक्षिण साउथ में बड़ा बरामदा है जिसका एक द्वार जो है बैठक में जाता है, बैठक मतलब हॉल में जाता है, और दूसरा बाहर जाता है। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है बच्चों स्टेज पर, वह स्वच्छ, सुंदर और उच्च स्थिति का प्रतीक है। मतलब बहुत ही साफ सुथरा जो हॉल दिखाई दिया है वो बहुत ही साफ सुथरा है। ठीक है, बैठक में एक सोफे का अंश दृश्य में आता है। रसोई के पास स्वच्छता है और अलमारी में उचित सामान व्यवस्थित रूप से रखा हुआ है। आंगन में एक और पलंग पड़ा है और दूसरी ओर दो कुर्सियां तथा एक छोटा टेबल। टेबल पर नाश्ते के खाली बर्तन हैं। पलंग पर उमा लेटी है। ठीक है, कहाँ पे है बच्चों? आंगन में एक पलंग है, मतलब चारपाई जैसा, वहां पे उमा लेटी हुई है। एक युवती, वह युवती और रूपवती है, मतलब बहुत ब्यूटीफुल है। पर्दा उठते समय वह कोहनी पर भार टिकाए शून्य में ताकती दिखाई देती है। कोहनी मतलब बच्चों अपना एल्बो, जैसे हम लोग ऐसे आधा ऐसे सोते हैं ना एल्बो पर ऐसे भार देकर, वो ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे शून्य मन से ताकते हुए वो कुछ सोच रही है। ठीक है, साड़ी अस्त व्यस्त है, मतलब वो अस्त व्यस्त है, अर्थात बच्चों वो रिलैक्सेशन मोड में वो बैठी हुई है। कुंडलाकार कर्णफूल केशों में होकर कपोल मतलब उसके गालों पर आ गए हैं, मतलब उसके इयररिंग्स जो कान की बालियां है वो उसके गालों पर आ गई है। आगे एक खुली पुस्तक है, मतलब एक पुस्तक पढ़ रही है। पढ़ते पढ़ते सोचने लगती है और सहसा वो फुसफुसाती है मतलब बच्चों बड़बड़ाती है अपने में। तो जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि वो एक पुस्तक में एक सेंटेंस पढ़ती है, उस सेंटेंस पे वो रुक जाती है। तो वो सेंटेंस क्या था बच्चों? देखो, उमा अपने से बातें करती हुई, जिन बातों का हम प्राण देकर भी विरोध करने को तैयार रहते हैं, एक समय आता है वे ही बातें हम चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं। अर्थ समझ में आ गया बच्चों कि हम एक समय मतलब जिन बातों का हम कड़ा विरोध करते हैं,
मतलब नहीं, ये मैं स्वीकार कर ही नहीं सकता, जब तक जीवित हूँ तब तक नहीं कर सकता। लेकिन बच्चों, परिस्थितियाँ अचानक से बदल जाने के पश्चात एक समय ऐसा आता है कि वही बातें हम चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है? इस लाइन पर वो अटक जाती है और कुछ सोचने लगती है। देखो, फुसफुसाकर वह फिर पुस्तक देखती है, फिर शून्य में दृष्टि गड़ा देती है। उसकी आंखें गंभीर है, उसके मुख पर आने वाली संध्या की रक्तीम आभा सौंदर्य बिखेर रही है। मतलब शाम का समय है, शाम के समय जो रेडिशनेस जो आसमान का होता है, रक्तीम मतलब रेड, ठीक है ना, आभा मतलब चमक, उसके चेहरे पर आने की वजह से उसका सौंदर्य और भी सुंदर दिखाई दे रहा है। वह इतनी खोई हुई है कि नौकर रसोई के बरामदे से आकर बर्तन उठा ले जाता है। क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा बच्चों, कि एक मेज पर बर्तन, नाश्ते के बर्तन हैं जो खाली पड़े हैं। नौकर आता है, वह उठाकर ले जाता है, लेकिन फिर भी उसे होश ही नहीं, वो उस सेंटेंस के बारे में वो सोच रही है। पर वह नहीं देखती, उसका सिर उसी तरह खुला रहता है और दीवा की किरण, दीवा मतलब सूरज की किरण, शाम के इसके सूरज की किरण कर्णफूल पर चमकती है। उसी चमक में केशों की स्निग्धता ऊपर आती है। तभी पश्चिम वाला बाहर का द्वार खुलता है। माँ अंदर आती है। माँ अर्थात उमा की सास, अतुल और अविनाश की माँ। वे वृद्धा है, उनका मुख वेदना से पूर्ण है। मतलब वो जब बाहर से आई है, वो बहुत दुखी है बच्चों, ठीक है ना? आँखों में पीड़ा है, दर्द है और शरीर में थकान। उन्होंने साड़ी पर गरम चादर ओढ़ी है। उनकी पग ध्वनि सुनकर उमा चौंक कर उठती है और आंचल ठीक करती है। माँ उसी के पास आकर धम से बैठ जाती है और बैठते-बैठते कहती है। अभी उमा का माँ से संवाद शुरू होता है। अर्थात बच्चों, माँ बाहर से आई है लेकिन बहुत उदास है। अर्थात वो बाहर से ऐसा कुछ सुन के आई है जिसके कारण उसकी उनकी आँखों में हमें पीड़ा दिखाई देती है। तो उमा से क्या बात करती है देखो, माँ भर्राए हुए स्वर में, तूने सुना उमा? उमा कहती है अचरज से, आश्चर्य से। क्या माताजी? माँ पूछती है। पिछले माँ कहती है, पिछले महीने अविनाश बहुत बीमार रहा था। सच? ये उमा ने कहा बच्चों। माँ हाँ, उमा कहती है, उन्होंने तो कुछ नहीं बताया। उन्होंने अर्थात बच्चों वो अतुल की बात करती है, क्योंकि अपने पति को उन्होंने कुछ नहीं कहा, ऐसे वो बोलती है। फिर माँ कहती है, वह क्या बताता, वह क्या वहाँ जाता है? उमा कहती है, फिर भी सुना तो होगा। आपसे किसने कहा? मतलब उमा जानना चाहती है कि ये बात, अविनाश की बीमारी की बात जो है, वो माँ को किससे पता चली? तो माँ कहती है, मैं कुमार के घर गई थी। ये इम्पोर्टेंट है बच्चों, ठीक है? मैं कुमार के घर गई थी, वही उसकी मिश्रानी ने मुझे बताया। कहने लगी, तुम्हारा बेटा तो बहुत बीमार रहा, मरकर बचा। सुनकर मैं शर्म से गड़ गई। यहाँ अंडरलाइन करो बच्चों, ये माँ की प्रतिक्रिया है। मतलब मिश्रानी से जब अविनाश की बीमारी के बारे में माँ सुनती है, तो माँ की प्रतिक्रिया क्या है? प्रतिक्रिया मतलब उसके रिएक्शन क्या है? तो सुनकर मैं शर्म से गड़ गया था, माँ शर्म से गड़ जाती है। क्यों बच्चों? क्योंकि बेटा बीमार रहे और मुझे पता न लगे। ये बात उन्हें बहुत अजीब लगती है। आंसू भर आते हैं, स्वर लड़खड़ाता है। फिर उन्हें याद आता है बच्चों, अविनाश जब छोटा था, तब जब बीमार था, तब क्या हुआ था। बचपन में उसे कभी खांसी भी हो जाती थी, तो मैं कई कई दिन तक न खाती थी न सोती थी। वे बहुत तेरा समझाते, वे मतलब उनके पति बहुत समझाते थे, नाराज भी हो जाते थे, पर जी नहीं मानता था। और अब डॉट 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 डॉट, मतलब वो रुक जाती है बच्चों, आगे वो कुछ नहीं बोल पाती, ठीक है ना? फूट फूट कर रो पड़ती है। अर्थात ये भी उसका रिएक्शन है, फूट फूट कर रो पड़ती है। उमा करुणा से द्रवित उनको संभालती है। फिर उमा का सांत्वना भरा स्वर है बच्चों, माता जी, रो मत, इसमें आपका क्या अपराध है? तो माँ कहती है, अपराध और किसका है? सब मुझी को दोष देते हैं। अभी मिस रानी किस प्रकार बच्चों विजातीय बहू की प्रशंसा करती है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कहती है देखो, मिस रानी कह रही थी, बहू कैसी भी हो, पर अपने प्राण देकर उसने पति को बचा लिया। अकेली थी,
पर किसी के आगे हाथ पसारने नहीं गई, मतलब फैलाने नहीं गई। केवल 1-2 बार मिश्रानी ने दवा ला दी थी, वरना स्वयं दवा लाती थी, घर का काम करती थी और फिर अविनाश को देखती थी। फिर उमा ने टोक कर कहा, पर माताजी, भाई साहब को क्या हुआ क्या था? माँ बोलती है, हैजा। तो उमा चौंक कर कहती है, हैजा? हाँ। तो माँ उस पर कहती है, मरकर बचा है बेटी। 10 दिन बीत गए पर अभी तक दफ्तर नहीं जाता। तो उमा कहती है, कैसा अचरज है, मतलब कितना आश्चर्य है। उन्हें पता भी नहीं लगा। मतलब वो वापस अतुल का नाम लेती है कि उन्हें पता भी नहीं लगा। तो माँ कहती है, पता लगा भी हो तो क्या वह बताने वाला है? मतलब वो अपने बेटे को बहुत अच्छे से जानती है कि अतुल को पता भी होगा तो भी वो बताने वालों में से नहीं है। तो माँ कहती है, नहीं, उमा कहती है चोट खाकर, पर माताजी यह तो। लेकिन वो माँ जो है उसका सेंटेंस काटते हुए खुद ही बोलना शुरू करती है बच्चों, विद्रूप से। मैं जानती हूँ, मेरे ही तो बेटे हैं। माया ममता किसी को छू नहीं गई है। हर बात में देश, धर्म और कर्तव्य की दुहाई देना उन्होंने सीखा है। आखिर इनका बाप भी तो ऐसा निर्मम था। ये अभी इम्पोर्टेंट है बच्चों, हाँ, कि अपने पति के निर्ममता के विषय में जब वो कहती है तो कौन सी घटना बताती है? तब वो अतुल के बचपन की घटना बताती है। देखो बच्चों, आखिर इनका बाप भी तो ऐसा ही निर्मम था। मुझे याद है जिस समय अतुल छोटा सा लड़का था। यह है ना बच्चों, अतुल इनका बाप भी तो ऐसा निर्मम था, ये एक्सट्रैक्ट में आता है, हाँ? मुझे याद है जिस समय अतुल छोटा सा लड़का रहा, बचने की कोई आशा न थी। उस समय वे शांत मन से उसको धरती पर लेटाने के लिए सामान हटा रहे थे। दुनिया ने दांतों तले उंगली दबाकर कहा था, ऐसा भी क्या बाप जो अपने बेटे के लिए भी नहीं रोता? उसी बाप के ये बेटे हैं। मुझे सदा इन्होंने माया ममता में फंसी हुई कहकर कोसा है, सदा मेरी निंदा की है। फिर ये सारी बातें उमा सुन सुनकर उमा को वो तिलमिला जाती है। तिलमिला जाती है मतलब क्या बच्चों, उसको गुस्सा आता है। देखो, चोट पर चोट खाकर, अभी चोट पर चोट खाकर मतलब क्या कि वो गिरती नहीं है या फिर माँ उसे चोट नहीं पहुंचा रही है, लेकिन ये बातें सुनकर उसका मन बहुत घायल हो जाता है। इसलिए यहाँ पे कहा है, चोट पर चोट खाकर उमा तिलमिलाती है। तिलमिलाती है मतलब बहुत क्रोधित हो जाती है। उसके भाव पलटते हैं। करुणा पहले खींच और फिर उसके रोष मतलब गुस्से में बदल जाती है। पहले तो करुणा का भाव था क्योंकि उसने हैजा की बात सुनी, अविनाश को जो हैजा हुआ था। बाद में चिड़चिड़ापन, खींच मतलब चिड़चिड़ापन आ जाता है, लेकिन वो भी चिड़चिड़ापन गुस्से में, रोष मतलब गुस्से में बदल जाता है। तो माँ कहती, उमा माँ को कहती है, लेकिन माताजी, इसमें सब दोष भाभी का है। माँ कहती है, वह तो है ही, पर बहू। लेकिन उमा बात काटती है माँ की और कहती है, बात काट कर, मैं अच्छी तरह जानती हूँ, वे देखने देखने में बड़ी भोली लगती है, परंतु देखो, अभी तुरंत माँ के मुंह से निकल पड़ा कि वो देखने में बहुत भोली लगती है। माँ एकदम से चौंक जाती है। भोली मतलब क्या? माँ क्यों आज चौंक जाती है बच्चों? क्योंकि माँ को पता ही नहीं है कि उमा उसे मिलने गई थी। उमा ने विजातीय बंगाली बहू को देखा है, इसीलिए वो चौंक जाती है। तो उमा कहते कि हाँ, बहुत भोली माताजी। ये बच्चों विजातीय बहू का सौंदर्य वर्णन, सो ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हाँ, बहुत भोली माताजी, बहुत प्यारी। जो एक बार देख लेता है वह फिर उस रूप को नहीं भूलता। बार बार देखने का मन करता है। बड़ी बड़ी काली आंखें हैं, तो अभी ये उसका वर्णन है। उनमें शैशव की भोली मुस्कान, शैशव मतलब जो बचपन में जो छोटे बच्चे जो होते हैं, जो बहुत प्यारी सी इनोसेंट मुस्कान होती है, वो मुस्कान, शैशव की भोली मुस्कुराहट, अनजान में ही लज्जा से लाल हुए कपोलों पर रहने वाली हंसी, मतलब अनजाने में भी वो हंस पड़ती है तो भी उसके वो हंसी जो है उसके गालों पर, कपोल मतलब उसके गालों पर रह जाती है, उसके गाल लाल हो जाते हैं। तो ऐसे उमा अपनी भाभी की सौंदर्य की प्रशंसा करती है। तो माँ उसी आश्चर्य से उसे पूछती है, पर उमा,
तूने क्या अविनाश की बहू को देखा है? तो उमा संभल जाती है क्योंकि अब तक वो एकदम से चिड़चिड़ाहट में गुस्से में ये सब बोल पड़ी। तो अचानक से वो संभल जाती है। तो फिर कहती है, हाँ माता जी। तो माँ पूछती है, कब? तो उमा यहाँ पे वो बताती है कि वो कब मिलने गई थी। तो ये याद रखो बच्चों, एक दिन जब आप उनसे गुस्सा होकर बहुत दुखी हो रही थी, मतलब अविनाश और अविनाश की पत्नी से गुस्सा होकर उनसे, मतलब अविनाश और अविनाश की पत्नी से गुस्सा होकर बहुत दुखी हो रही थी, तब मैं भाभी के पास गई थी। दोपहर का समय था, आप सो गई थी। सच माता जी, तब उनके रूप को देखकर मैं चौंक उठी थी। बंगाली इतने सुंदर होते हैं। मुझे देखकर वे मुस्कुराई। ये बंगाली बहू की प्रतिक्रिया कि जब उसे उन्हें पता चलता है कि ये उमा है तो वो किस प्रकार बच्चों बर्ताव करती है, उसका क्या रिएक्शन होता है। तो मुझे देखकर वे मुस्कुराई, फिर गले में आंचल डालकर प्रणाम किया, और जब मैंने अपना परिचय दिया तो वो गदगद हो उठी, मतलब बहुत प्रसन्न हो उठी और मुझे छाती से लगा लिया, मतलब गले से लगा लिया। अभी माँ उसी विस्मय के स्वर में है, विस्मय मतलब आश्चर्य के स्वर में पूछती है, पर तूने मुझे कभी बताया नहीं, क्योंकि माँ को अभी तक उसने बताया नहीं था कि वो विजातीय बंगाली बहू से मिलने गई थी। तो उमा कहती है, बताना ही नहीं चाहती थी। तो माँ कहती, क्यों? क्योंकि उमा कहती है, क्योंकि मैं उनसे लड़ने गई थी, मिलने नहीं, तो मैं उनसे लड़ने गई थी। तो माँ बहुत चक्की हो जाती है, मतलब एकदम से, अरे, तो वो शौक हो जाती है, लड़ने गई थी? उमा कहती है, जी हाँ, मैं उनसे लड़ने गई थी, क्योंकि वो आपके दुख का कारण थी। वे न होती तो बड़े भैया आपसे अलग कैसे होते, यही बात मैंने उनसे भी कही थी। तो जाहिर सी बात है, अभी माँ में उत्सुकता बढ़ गई कि अच्छा तुमने ये कहा, तो फिर क्या हुआ? तो देखो, सच? माँ कहती है, सच? उमा कहती है, जी हाँ। तो माँ वो पूछती है, तब? उमा कहती है, तब पहले तो वे मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दी, फिर बोली, इसमें मेरा क्या दोष है? यह तो डॉट डॉट है, अर्थात उमा ने उनका विजातीय बहू का वाक्य कंप्लीट होने नहीं दिया। मुझे तब क्रोध आ रहा था। बात काटकर मैंने कहा, दोष तुम्हारा नहीं है तो किसका है? तुम न चाहती तो बड़े भैया माँ को कैसे छोड़ देते? तुम अब भी चाहो तो सब कुछ ठीक हो सकता है। तुम उन्हें छोड़ सकती हो। तुम देखो बच्चों, ये एक्सट्रैक्ट में आता है, दोष तुम्हारा नहीं है तो किसका है। ठीक है। तो इस प्रकार उमा विजातीय बंगाली बहू या फिर उनकी जेठानी से वो लड़ रही है। तो माँ चौंक कर उसे पूछती है, उमा, उमा यह कहा तुमने? उमा भी भावावेश में आकर वो बोलती है, हाँ, मैंने स्पष्ट कहा था। माँ को बेटे से अलग करना पाप है। माँ का हृदय तोड़ना अत्याचार है। उस अत्याचार को दूर करने के लिए प्राण भी देने पड़े तो कम है। तो माँ और उत्सुकता से पूछती है बच्चों, तो उसने क्या कहा? जाहिर सी बात है, अभी वो बंगाली बहू का आंसर सुनना चाहती है बच्चों। तो उमा कहती है, वह बोली, बहन, मैं मानती हूँ, माँ बेटे के संबंध से बढ़कर और कोई संबंध नहीं है। पति भी वह, जिसके लिए उसने समाज की ही नहीं वरन अपने हृदय की साक्षी दी है। अर्थात यहाँ पे वो विजातीय बहू उमा को समझाती है कि निस्संदेह बहन की माँ और बेटे के संबंध से बढ़कर कोई संबंध है ही नहीं, लेकिन जो समाज की ही नहीं, मैंने अपने हृदय की साक्षी दी है, अर्थात मैंने अपने पति को खुद चुना है, हम दोनों ने एक दूसरे को खुद चुना है, जिसे वह प्यार करती है। उसके कहने पर वह प्राण दे सकती है, मतलब यहाँ पे बंगाली बहू क्या कहती है कि अविनाश के कहने पर वो अपने प्राण तक दे सकती है, परंतु उसको दुखी करके वह किसी को सुखी करने की कल्पना भी नहीं कर सकती, और करेगी तो वह पापीन है। सोचो, तुम स्वयं पत्नी हो। अभी वो उमा को समझाती है, अपनी ये जो ऊपर कही हुई बात जो है वो उमा को समझाने का प्रयास करती है। तो उमा को कहती है, सोचो, तुम भी स्वयं पत्नी हो। यद्यपि तुमने मेरी तरह पति का वरण नहीं किया, वरण करना मतलब चुना नहीं है, अर्थात यहाँ पे हम अपनी सिंपल लैंग्वेज में बोले तो उनकी अरेंज मैरिज है।
उमा और अतुल की। फिर भी तुम उन्हें प्यार तो करती हो, ठीक है? मुझे यह बात बुरी लगी। अभी उमा ये माँ को बता रही है, मुझे यह बात बुरी लगी। मैंने कहा, सब पत्नियां अपनी पतियों को प्यार करती है, मैं भी करती हूँ, प्राणों से अधिक प्यार करती हूँ। सुनकर वे घबराई नहीं, चौंकी भी नहीं, बोली, सबकी बात मैं नहीं जानती, इतना अधिकार मेरा नहीं है, पर मैं जानती हूँ तुम अपने पति को प्यार करती, तभी तो यहाँ आई हो। मैं अतुल को भी जानती हूँ, उनका बड़ा भाई है ना वह, कई बार मेरे पास आया है। अभी देखो, विजातीय बहू के मुंह से ये हमें पता चलता है या फिर उमा को पता चलता है कि अतुल भी वहां पे गया था। तो माँ अभी चौंक जाती है, पूछती है, अतुल वहां गया है? तो उमा कहती है, हाँ माता जी, उन्होंने यही कहा था। मुझे भी अचरज हुआ। मैंने पूछा, वे यहाँ आते हैं? तो हंसकर बोली, डरो नहीं, वे भाई के पास नहीं आते, दफ्तर के काम से आते हैं। तुम्हारी बातें उन्होंने ही मुझे बताई है। मैं जानती हूँ तुम उन्हें प्यार करती हो। सोचो तो, मुझे कोई तुमसे कहे तुम अतुल को छोड़ दो क्योंकि उनकी माँ या उनका परिवार इस विवाह से नाराज है, तो क्या तुम, तो डॉट डॉट है। तो आगे उमा सुन नहीं पाई बच्चों, मैं आगे सुन न सकी। उमा माँ को बता रही है ये बात। मैंने चिल्लाकर कहा, भाभी बस करो, पर उन्होंने बात पूरी करके ही दम लिया। बोली, तो क्या तुम उन्हें छोड़ दे दोगी? बोलो। तब मैंने त्रस्त होकर कहा था, नहीं भाभी, मैं छोड़ नहीं सकूंगी, चाहूं तब भी नहीं। सुनकर वे मुस्कुराई, कहने लगी, अच्छा, अब छोड़ो इन बातों को, अभी तो आई हो, अभी ले बैठी ये पचड़े, आओ अंदर चले। पर माताजी, मुझे न जाने क्या हो रहा था, मेरा अंतर्मन कांपने लगा था। मैं उन्हें देखती थी तो जैसे मोहिनी सी छा जाती थी। मोहिनी सी छा जाना मतलब एकदम हिप्नोटाइज जैसा हो रहा था। मैं आकर्षित हो रही थी। मैं थी भी और नहीं भी। मोहग्रस्त आदमी होता भी है और नहीं भी होता। मतलब जिसको हिप्नोटाइज किया जाता है वो होता भी है और नहीं भी। पर हुआ यही, मैं वहां न ठहर सकी, वह पुकारती ही रह गई। अर्थात यहाँ पे बच्चों ये जो सेंटेंसेस लिखे हैं ना, इसका मतलब यहाँ पे सिंपल है कि उमा जो है वो विजातीय जो बहू थी, बंगाली बहू थी, उसकी सुंदरता से तो वो बहुत प्रभावित हुई ही थी, लेकिन उसकी बातों से भी उससे कई ज़्यादा प्रभावित हुई। भले ही वो झगड़ा करने गई, लेकिन फिर भी वो उसकी बातों से, सुंदरता से आकर्षित तथा प्रभावित होकर ही वहाँ से लौट आई। बस अभी हम बाकी का जो पार्ट है वो अगले इसमें देखते हैं बच्चों, नहीं तो काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाएगा, ठीक है?